तो नमस्कार। कल की कक्षा में हमने 400 मीटर ट्रैक के मेजरमेंट के ऊपर अच्छे तरीके से बात की थी। लेन का मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट, कर्व का मेजरमेंट, रेडियस, इन सभी बातों पे चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम एथलेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करने वाले हैं, जिनमें मुख्य बातें रहेगी हमारी स्टार्ट कैसे लिया जाता है, स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ दौड़ें ऐसी होती हैं जिनमें स्टार्ट की जो जगह होती है, स्ट्रेट लाइन से, कर्व से, सीधे ट्रैक में स्टार्ट, इनका भी बहुत महत्व होता है। तो आधी बातों पे हम बात करेंगे। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो दौड़ें होती हैं उनके लिए ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होते हैं, स्टार्ट के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी बातों पे संक्षिप्त रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बातें सिंपल है लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन है वो परीक्षा में आने की संभावना पूरी है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं बातों का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य हेडिंग रहेगा हमारा स्टार्ट। स्टार्ट इसको हम और अगर अच्छे तरीके से लिखे तो शुरुआत भी बोल सकते हैं। शुरुआत, आगे बात समझो। ये एथलेटिक्स के अंदर बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर किसी इवेंट में, किसी दौड़ में अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है तो निश्चित तौर पे उसका फिनिशिंग है, उसका समाप्ति है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और आप प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को वहीं मात कर देते हो, वहीं बीट कर देते हो। शुरुआत को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हम दो तरीकों से शुरुआत ले सकते हैं। दो तरीके कौन से हैं शुरुआत लेने के या स्टार्ट लेने के? जो तरीके हैं वो कौन से हैं भाई? सीधी सी बात है, या तो आदमी खड़ा खड़ा स्टार्ट ले सकता है या बैठ के स्टार्ट ले सकता है, ठीक है। तो बैठ के जो स्टार्ट लेता है, नंबर एक, बैठकर स्टार्ट ले सकता है। बैठकर जो स्टार्ट लिया जाता है उसको क्राउच स्टार्ट भी कहते हैं। और जो खड़े होके स्टार्ट लिए जाते हैं वो खड़े होकर स्टैंडिंग स्टार्ट बोल सकते हैं। इसको आप स्टैंडिंग स्टार्ट बोल सकते हो, स्टैंडिंग शुरुआत भी बोल सकते हो, स्टार्ट भी बोल सकते हो। क्लियर बात? अब हम बात करेंगे कि इनमें भी कुछ शारीरिक स्थिति के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, उनकी शारीरिक पोजीशन, हाइट है वो अलग अलग होती है, उसके हिसाब से कुछ प्रकारों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, उनका अध्ययन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें बैठकर लिए जाने वाले स्टार्ट। बैठकर मतलब क्राउच पोजीशन, क्राउच स्टार्ट की बात करें तो जो क्राउच स्टार्ट है उसमें वैसे तो बैठ के लिया जाता है, लेकिन पैरों की स्थिति हाइट के अकॉर्डिंग होती है उसकी, तो उसके अनुसार इसको तीन भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से तीन नाम हो सकते हैं उसके। पहला बुलेट स्टार्ट, जिसको बच स्टार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बुलेट स्टार्ट, ठीक है। दूसरा बोले जो ये स्टार्ट है वो कम हाइट के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है, कम ऊंचाई वाले खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। इसकी जो उपयोगिता है वो ज्यादा है, ठीक है। दूसरा मीडियम स्टार्ट। मीडियम ये मध्यम श्रेणी का स्टार्ट होता है, जिसमें हाइट, जिसकी ऊंचाई है वो क्या होती है, मध्यम होती है, उनके लिए स्टार्ट ज्यादा उपयुक्त रहता है। और तीसरा होता है एलोंगेटेड, ठीक है ना, एलोंगेटेड। एलोंगेटेड स्टार्ट है ये जिनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई ज्यादा, जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनके लिए ये उपयुक्त रहता है। समझ में आ गई? तो ये हमारे बैठ के लेने वाले स्टार्ट के प्रकार हैं। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पे चर्चा करना, इस पे जिक्र करना हमारी प्राथमिकता बन जाता है।
ताकि हमारे ये ध्यान में रहे, परीक्षा में आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे ध्यान में होना चाहिए कि अगर आप भी जाए तो हमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जानी चाहिए। हमारी इससे संबंधित क्वेश्चन है वो किसी भी सूरत में गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, उसका कोई प्रकार नहीं होता है, स्टैंडिंग खड़े होकर स्टार्ट लिया जाता है। जो लंबी दूरी की या मध्यम दूरी की स्टार्ट दौड़े हैं उनके अंदर स्टैंडिंग स्टार्ट का महत्व है और स्टैंडिंग स्टार्ट ही लिया जाता है, इसलिए उसका एक ही प्रकार है खड़े होकर स्टार्ट लेना। यहां तक बात है। इसमें स्टार्ट ले लिया, स्टार्ट के प्रकार देख लिए। अच्छा, शुरुआत करने के लिए क्या किसके हिसाब से शुरुआत की जाती है? तो जब भी कोई दौड़ की शुरुआत होती है, स्टार्ट होता है, तो शुरुआत है वो दौड़ की किस पे? या तो कोई संकेत दिया जाता है, ठीक है, या कोई शब्द बोला जाता है जैसे गो जैसे, और या फिर गन, स्टार्ट गन आदि पे स्टार्ट क्या लिया जाता है। आगे बात समझ में। तो स्टार्ट जैसे खिलाड़ी को ऑन योर मार्क की कमांड दी जाती है तो खिलाड़ी है वो अपना जो ब्लॉक लगाता है, ठीक है, ब्लॉक के अंदर क्या है बैठ जाता है खिलाड़ी, और उसको सेट के बाद गो, गन शूट या फिर कोई संकेत अगर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस खिलाड़ी को क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। तो ये हमारा शुरुआत लेने का तरीका है। जब जब शुरुआत होती है खिलाड़ी की तो खिलाड़ी का टाइमिंग शुरू हो जाता है, समय की शुरू हो जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि किस खिलाड़ी ने कितने समय में संबंधित एक्टिविटी को क्या किया, कंप्लीट किया। तो उस कंडीशन में समय की शुरुआत है वो अगर संकेत गो ये वाली कंडीशन है तब तो जाहिर सी बात है उसको सुन के ही कहेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसा माना जाता है कि गन शूट से खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, गन शूट से खिलाड़ियों को शुरुआत दी जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो गन का जो धुआं निकलता है, धुआं या फिर आप चिंगारी को भी शामिल कर सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर धुआं ही दिया हुआ है, चिंगारी नहीं दी हुई है, तो उस कंडीशन में तो आप धुआं ही लिखोगे। अगर दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर धुआं न दे के अगर चिंगारी दी हुई है कि भाई गन की जो शूट करते टाइम उसकी जो नाली में से जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ होता है पीछे, उसमें से जो चिंगारियां होती है उसके हिसाब से, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटिक टाइमिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो शुरुआत दिया जाता है, उसके बाद उसका समय नोट शुरू हो जाता है। आगे बात समझ। अगली बात करें हम दौड़ की समाप्ति की, तो हमने पहले भी बात की थी, जो दौड़ें होती हैं उनकी समाप्ति एक ही लाइन पे होती है और उस लाइन को फिनिशिंग लाइन या समाप्ति रेखा कहा जाता है। तो दौड़ों की समाप्ति कहां होती है? फिनिशिंग लाइन पे होती है, ठीक है। फिनिशिंग रेखा बोल सकते हो आप उसको, फिनिशिंग रेखा, समाप्ति लाइन बोल सकते हो, ठीक है। इस पे दौड़ों की क्या होती है? समाप्ति होती है। अच्छा, दौड़ों को समाप्त करने का भी पर्टिकुलर एक तरीका होता है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण, वैसे तो भाई सीधी सी बात है, कोई खिलाड़ी आ गया है और वो सबसे पहले अगर दौड़ की जो समाप्ति रेखा उसको पार कर देता है तो उसकी दौड़ है वो फिनिश मानी जाती है। लेकिन जो छोटी रेसें होती हैं उनमें खिलाड़ी का थोड़ा फर्क रहता है। कहते हैं ना कि रेस के अंदर घोड़े की जो कानों का फर्क रहता है, कनौती का फर्क रहता है। तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि दौड़ों की जो समाप्त करने का जो तरीका है उसमें जो टोर्सो फिनिशिंग है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। टोर्सो फिनिशिंग बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जिस खिलाड़ी का टोर्सो पोर्शन, शोल्डर वाला भाग, ये चेस्ट वाला भाग अगर लाइन से ज्यादा आगे हैं, उसी खिलाड़ी को क्या माना जाता है? विजेता माना जाता है। इसको शोल्डर जरक फिनिशिंग भी कहते हैं, इसको शोल्डर जरक भी कहते हैं। तो ये वाला जो फिनिशिंग का जो तरीका है वो सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट माना जाता है और इसी को मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दी हुई है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसी दौड़ों का जिक्र करेंगे जिनकी शुरुआत कर्व से होती है या स्ट्रेट ट्रैक से, स्ट्रेट लाइन ट्रैक में स्ट्रेट लाइन से होती है, ठीक है। ट्रैक में उस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए कितने राउंड निकाले जाते हैं। दूसरी बात, उन कौन सी रेसें ऐसी हैं जिनमें स्ट्रेगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी रेसों का थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार समझने की और एक बार पढ़ने की जरूरत होती है। उस कंडीशन में अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो परीक्षा का जो कॉम्पिटिशन होता है, जो हमारे साथ जो
प्रतियोगी बैठ रहे हैं उनसे हम पिछड़ जाते हैं और उस कंडीशन में हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो हमें इन जो सिंपल क्वेश्चन है उनका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सिंपल क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी को प्रतियोगिता से बाहर सिंपल क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सबके सही होते हैं, और अगर सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, आपके जो बाहर होने का जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। तो गलत जो हार्ड क्वेश्चन आया है वो अगर एक सही हो जाए तो हम बहुत आगे चले जाते हैं, अगर सही नहीं भी होता है तो भी इतना मार्जिन वो नहीं रखता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन का गलत होना हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़े खतरे की घंटी होती है। तो इन क्वेश्चनों को क्लियर करना और हमें सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं उन रेसों की जिनकी शुरुआत ट्रैक में कहां से होती है, सभी रेसों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम 100 मीटर की। एक नंबर पे 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ है, दौड़ों में हमने अध्ययन किया था ये कम दूरी की दौड़ है, ठीक है, कम दूरी की दौड़ है ये। दूसरी बात, इसकी जो शुरुआत है वो सीधे ट्रैक से होती है, स्ट्रेट लाइनों में होती है, सीधे ट्रैक से होती है, ट्रैक पर होती है, इसलिए इसमें जो स्ट्रेगर है वो नहीं दिया जाता है, स्ट्रेगर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नहीं दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई। 2 नंबर बात करें हम 200 मीटर दौड़ की, तो आप सभी को पता है 200 मीटर दौड़ है वो, उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है इसकी कर्व से, ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेगर है वो दिया जाता है, और कौन सा स्ट्रेगर दिया जाता है, इसमें हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है, ठीक है ना, हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है। आगे बात समझ में। 200 के बाद कम दूरी की दौड़ों में आती है 400 मीटर की दौड़, ठीक है। तो 400 मीटर की दौड़ है, उसका भी शुरुआत कहां से होता है, कर्व से होता है, ठीक है, और इसमें क्या दिया जाता है, 400 मीटर की दौड़ में स्ट्रेगर दिया जाता है, स्ट्रेगर भी फुल दिया जाता है, ठीक है, फुल स्ट्रेगर दिया जाता है इसके अंदर, किसमें, 400 मीटर की दौड़ में। यहां तक बात आई समझ में, सिंपल सी बातें हैं दौड़ों के बारे में, उसका स्ट्रेगर उसके शुरुआत से संबंधित बातें हैं, निश्चित तौर पे हमें ध्यान में होना चाहिए। और विशेष बात भी लिख लो इनके, 200 मीटर दौड़ है, इसमें जो खिलाड़ी होता है वो अपनी ही लेन में दौड़ता है, अपनी लेन में दौड़ना कंपलसरी है, उसके मैंडेटरी है। अगर आप उस लेन पार करते हैं तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, फाउल करार दे दिया जाएगा। इसलिए 200 मीटर दौड़ में अपनी लेन में दौड़ता है, और 400 मीटर दौड़ में भी खिलाड़ी है वो क्या करता है, अपनी लेन में दौड़ता है, खिलाड़ी अपनी लेन में दौड़ता है। जो लेन होती है जिसकी मेजरमेंट हमने कल देखा था 1.22 मीटर से 1.25 मीटर की जिसकी विड्थ होती है, उसी लाइन में शुरुआत करता है और उसी लाइन में अंत में क्या करता है, फिनिश करता है। अर्थात 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ में खिलाड़ी को अपनी लेन छोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं 800 मीटर दौड़ की। 800 मीटर दौड़ है, इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें खिलाड़ी को स्टार्ट है वो 2-3 तरीकों से दिया जाता है। पहला स्टार्ट है वो कौन सा है, कर्व स्टार्ट है। अगर इसमें खिलाड़ी को क्या है, एक कर्व पार करने के बाद खिलाड़ी है वो क्या है, पहली लाइन में आ जाता है। एक कर्व कंप्लीट पूर्ण करने के बाद खिलाड़ी क्या करता है, अपने पहली लाइन में आ सकता है, ठीक है। दूसरा स्टार्ट दिया जाता है जिसमें फुल स्ट्रेगर दिया जाता है, और डायगोनल फुल स्ट्रेगर प्लस डायगोनल एक्सेस दूरी के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें खिलाड़ी को फुल स्ट्रेगर पूरा करने के बाद उसको डायगोनल पहली लाइन में के बाद इतनी दूरी तय करने के बाद वो अपनी पहली लाइन में आ सकता है, ठीक है। और तीसरा स्टार्ट है जिसमें हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है, हाफ स्ट्रेगर दिया जाता है और डायगोनल एक्सेस प्लस डायगोनल एक्सेस दूरी। ये स्टार्ट 800 मीटर में दिए जाते हैं, और इसमें जो हाफ स्ट्रेगर वाला फॉर्मूला है जिसमें हाफ स्ट्रेगर कंप्लीट करने के बाद खिलाड़ी एक करोड़ पार करने के बाद पहली लाइन में आ सकता है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी क्या है, मान्यता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1500 मीटर दौड़ की। 1500 मीटर दौड़ है, इसमें खिलाड़ी है
वो 300 मीटर प्लस 3 राउंड ट्रैक के दौड़ता है, ठीक है। तो 300 मीटर प्लस 3 राउंड दौड़ता है 1500 मीटर के अंदर, तो खिलाड़ी की 1500 मीटर दौड़ हो जाती है। तो इसमें स्टार्ट है वो कहां से दिया जाता है, स्टार्ट कहां से दिया जाता है, कर्व से दिया जाता है, और इसमें खिलाड़ी 300 मीटर प्लस 3 राउंड ट्रैक के 3 राउंड्स दौड़ लगाता है, दौड़ता है, और तब जाके उसकी 1500 मीटर दौड़ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि 1500 मीटर राउंड में खिलाड़ी को 3 राउंड लगाने हैं ट्रैक के, तो एक राउंड 400 मीटर का है, तो 3 राउंड हो गए, 3 × 4 1200 मीटर हो जाएंगे, और 300 मीटर उसको एक्स्ट्रा दौड़नी पड़ेगी, तब जाके उसकी 1500 मीटर दौड़ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं नंबर 5, 1500 के बाद 5000 मीटर दौड़ का, कि 5000 मीटर दौड़ होती है, उसकी जो शुरुआत है वो कहां से दी जाती है। तो 5000 मीटर दौड़ होती है, उसकी शुरुआत भी कहां से होती है, कर्व से होती है, कर्व से उसकी शुरुआत होती है। और इसमें खिलाड़ी को ट्रैक के 12.5 कितने क्या करने होते हैं, राउंड्स निकालने पड़ते हैं। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट है हमारे पास 10,000 मीटर दौड़, इस दौड़ की शुरुआत भी कहां से होती है, कर्व से होती है शुरुआत, और इसमें खिलाड़ी को 25 राउंड 400 मीटर ट्रैक के पूर्ण करने होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमारे लिए कुछ मुख्य दौड़े थी जिनकी शुरुआत कहां से होती है और उसमें ट्रैक के कितने राउंड निकालने होते हैं, ठीक है ना। इनसे संबंधित ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दूसरा, जो स्टार्ट लिया जाता है वो स्टार्ट के प्रकार हमने देखे। स्टार्ट में जो टाइमिंग शुरुआत की जाती है उसका भी हमने जिक्र किया। फिनिशिंग में जो टॉर्सो फिनिशिंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण फिनिशिंग है, उसका जिक्र किया। सभी दौड़ों की समाप्ति है वो एक ही रेखा पे होती है। तो निश्चित तौर पे ये बड़े सिंपल बातें हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 1-2 क्वेश्चन इनसे संबंधित हमें मिल सकता है। तो उस सूरत में, उस कंडीशन में हमारी ये चीजें ध्यान में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें किसी प्रकार की क्वेश्चन की जो हमारी जो गलत होने की जो संभावना है वो सारी की सारी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। आज की क्लास में इतना ही जिक्र करेंगे हम। नेक्स्ट जो क्लासें होगी हमारी, उसके अंदर हम जो हर्डल रेस है, शॉर्ट पुट है, जो फेंकने वाली जितनी भी विधाएं हैं उनका मेजरमेंट, उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उनका मेजरमेंट, जैसे डिस्कस, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो आदि का, हैमर थ्रो आदि का मेजरमेंट देखेंगे। उनका जो फेंकने वाला सेक्टर, एरिना आदि का निर्माण कैसे किया जाता है, उन सभी का जिक्र करेंगे। दूसरी बात, जो कूद विधाएं होती है उनके लिए भी जो आवश्यक उपकरण होते हैं, आवश्यक जो सामग्री होती है, उन सब का हम क्या करेंगे, मेजरमेंट देखेंगे। और उनका जो तरीका होता है, उनका जो मेथड होता है, उन सभी पे बहुत गहन तरीके से जिक्र करेंगे। एथलेटिक्स खेल की क्लासें हमारी थोड़ी 1-2 होनी है, क्योंकि एथलेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। वो इसलिए रहती है कि इसके अंदर कई सारे इवेंट हैं, और एथलेटिक्स है वो ओलंपिक खेलों में हूबहू पूर्ण रूप से जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शामिल है। ये सारे इवेंट ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में, सब में क्या है, शामिल है। इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और उन संभावनाओं को देखते हुए हमें इन सब का अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही, बाकी चीजें कल देखेंगे हम। धन्यवाद।